So this is lecture 2 of structure of atom. Probably today class will be finished early. Okay. Please see everyone. Hey, hello. Don't talk. See. ये हमारा आज का टॉपिक है. क्या है टॉपिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. कैन यू सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? पहली बात तो है रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके कुछ ड्रॉबैक देखो. ड्रॉबैक 1, एटॉमिक स्टेबिलिटी. रदरफोर्ड ने बोला था, ये पिक्चर तुमको दिख रहा है, ये इमेज तुमको दिख रहा है, जहां पे ये जो रेड वाला है वो है न्यूक्लियस और वो जो ब्लू वाला है वो है इलेक्ट्रॉन. अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है. ठीक है, घूम रहा है. अब क्या हुआ है? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये इलेक्ट्रॉन तो घूमेगा, बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जो बेसिकली और एक केमिस्ट थे या फिर फिजिस्ट थे, जो भी थे, ही सेड दैट अगर कोई बॉडी किसी भी चार्ज के अराउंड घूमता रहता है तो वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी लूज करता जाएगा और इट विल कंटिन्यूअसली लूजेस एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये मान लो, आई डोंट नो और आई डोंट रिमेंबर कि ये रदरफोर्ड के मॉडल से पहले आया कि बाद में आया, बट रदरफोर्ड का मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन तो घूमेगा उसके साइड में, उसके इर्द गिर्द. बट मैक्सवेल बोल रहा था कि जब वो घूमेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा और जितना एनर्जी वो लूज करता जाएगा धीरे 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 धीरे, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ग्रे कलर के पाथ में घूम रहा था तो वो ग्रे कलर के पाथ को छोड़ के ये ब्लैक कलर के पाथ में आके घूम के एनर्जी छोड़ छोड़ के न्यूक्लियस में घुस जाएगा. और ये जो येलो कलर के जो कुछ तुमको दिख रहा है, कुछ एमिट हो रहा है, वो बेसिकली वो एनर्जी है जो एमिट हो रहा है. तो ये था रदरफोर्ड के मॉडल का लिमिटेशन. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी एट एवरी टर्न, स्पाइरल इनवर्ड फॉल इनटू न्यूक्लियस. ये बेसिकली, हालांकि इससे तुमको क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस कम है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ कुछ पॉइंट्स में डाल दिया. जब वो सर्कुलर पाथ में घूमने का बात था वो, लेकिन अब वो स्पाइरली घूम के न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा. अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही होता, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही होता तो एटम शुड कोलैप्स विद इन 10⁻⁸ सेकेंड. मतलब 10⁻⁻⁸ सेकेंड में ही एटम कोलैप्स हो जाता. बट वी नो दैट दिस नेवर हैपेंस. नहीं तो एटम एग्जिस्ट नहीं करता. सो मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम. सबसे पहले उसका यही ड्रॉबैक है कि वो एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. बात समझ में आ रहा है? एटम का स्टेबिलिटी इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है और वो जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक साथ रहे, ना कि एक साथ मिल जाए. ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन शुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, उसके मॉडल का लूप होल ये था, उसने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के या फिर न्यूक्लियस के करीब रहेगा तो वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी लूज करेगा और एनर्जी लूज कर करके अंदर घुस जाएगा. ठीक है ना, न्यूक्लियस के. दूसरा क्या है? मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा. अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है बेसिकली ये हम 4th लेक्चर में समझेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है. ठीक है ना. तो ये दो फेलियर है बोर्ड मॉडल का. अगर तुमको कभी क्वेश्चन में दिखे तो ये दो फेलियर तुम लिख लेना. ठीक है ना. यही चीज है जो यहाँ पे लिखा है. ठीक है ना. सेम डायग्राम, थोड़ा सा क्लियर है ये. ठीक है. अब आता है डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्ड मॉडल. अब तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जा सकते हो कि ये क्या बोल रहे हैं कि एक बार शुरू किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, अभी फिर आ गया रदरफोर्ड मॉडल पे, फिर अभी आ गया बोर्ड मॉडल पे. बात यह है कि रदरफोर्ड के मॉडल का जो मेन प्रॉब्लम था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. उसको
उसको पता ही नहीं था कि एनर्जी लूज होगा और एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लूज होगा। तो वो मेन प्रॉब्लम था। और इस प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व किया बोर्ड ने। तो जब तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ रहे हो तो तुमको कभी कभार रदरफोर्ड का नाम दिख रहा है, कभी कभार बोर्ड मॉडल दिख रहा है का नाम दिख रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उसने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर बेस करके ही होता है स्पेक्ट्रा, वो स्पेक्ट्रा भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट दैट स्पेक्ट्रा अगेन एक्सप्लेन बाय बोर्ड मॉडल। तो इसीलिए बोर्ड मॉडल को माना जाता है इट इज लिटिल बिट एडवांस। ओके, गर्मी ज्यादा लग रहा है क्या? लेट्स सी, बिजली तो आ जाता है बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो इन दोनों ड्रॉबैक्स को हम सीख लेंगे। पहला कि वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अकॉर्डिंग टू हिम जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके इर्द गिर्द वो धीरे धीरे एनर्जी लूज करते हुए सेंटर में आ जाएगा। और दूसरा कि उसने स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्ड मॉडल, तो टू न्यू कॉन्सेप्ट दैट लीड्स टू बोर्ड मॉडल। उसके बाद भी दो न्यू कॉन्सेप्ट जिससे हमें ये समझ में आया कि नहीं, रदरफोर्ड का मॉडल एनफ नहीं है एटम को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर आया बोर्ड मॉडल। तो वो मेन दो डेवलपमेंट क्या था जिस कारण बोर्ड मॉडल आया, जिस कारण बोर्ड ने इंटरफेयर किया और बोर्ड ने अपना मॉडल दिया। तो पहला है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो रेडिएशन होता है, कोई भी रेडिएशन जो लाइट होता है उसका ड्यूअल बिहेवियर होता है। क्या हुआ? उसका ड्यूअल बिहेवियर होता है, ठीक है ना। तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व करना, कुछ सनमिका धीरे धीरे उठ रहे हैं, ठीक है ना, उन सनमिका को तोड़ना मत, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन में बेसिकली दो पार्ट होता है, एक पार्टिकल और दूसरा वेव। अब ये चीज तुमको सोचने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है कि तुमने कभी वेव देखा होगा। वेव तो तुमने देखा है, ऐसा होता है वेव। हाँ, क्या वेव, बात को ध्यान से समझो, क्या जो वेव होता है वो पार्टिकल नेचर शो कर सकता है, या फिर जो पार्टिकल है वो वेव नेचर शो कर सकता है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये जो लाइट तुमको दिख रहा है ना, ये जो लाइट्स तुमको दिख रहे हैं, पता है ये लाइट, उसमें बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर है। मतलब कुछ यहाँ पे है जो वो छोड़ रहा है, कुछ पार्टिकल वो छोड़ रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो बेसिकली जो रेडिएशंस होते हैं जो हमें देखने को मिलता है, उनमें लाइट हैज बोथ पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एक तुम्हारे पास एक छोटा सा डायग्राम है। आई डोंट नो हाउ मच तुम इस चीज को समझोगे। ये एक वेव है, वो ये बोल रहा है कि ये वेव लाइक स्ट्रक्चर है, एक वेव है। ये पार्टिकल भी है, ये वेव भी है, ये पार्टिकल भी है। इट इज सिंपल ओनली पार्टिकल, इट इज ओनली वेव एंड इट इज बोथ वेव एंड पार्टिकल। सो ये सोचने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि कोई एक चीज बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल, ऐसा होगा क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो स्पेक्ट्रा का बात था, ये है स्पेक्ट्रा का बात। फोर्थ लेक्चर में इस चीज को हम समझेंगे। दो टाइप का स्पेक्ट्रा होते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रा, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये एक रीजन था जो बेसिकली रदरफोर्ड ने सोचा भी नहीं था। बहुत पहले की बात है ना, तो रदरफोर्ड उस चीज में, उनके टाइम पे साइंस उतना इवॉल्व हुआ ही नहीं था कि रेडिएशन भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये जो स्पेक्ट्रा है, ये दो रीजन था जिसके कारण बोर्ड को इंटरफेयर करना पड़ा और बाद में बोर्ड ने अपना मॉडल दिया। तो इस चीज को समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि ये जो तुमको बोला था कि क्या था कि पार्टिकल एज वेल एज वेव बोथ नेचर कैसे शो कर सकता है। नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या लिखा है देखो, अर्ली व्यू, पहले ये सोचा जाता था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है, इसीलिए लाइट रिफ्लेक्ट होता है। बात समझ में आ रहा है? कोई चीज रिफ्लेक्ट कब होगा? जब वो पार्टिकल है। इसको मैंने यहाँ पे बॉल एक मारा, वो बॉल रिफ्लेक्ट किया, मतलब वो एक पार्टिकल है, ठीक है ना, मैटर है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू देम कि ये जो
लाइट था वो बेसिकली पार्टिकल नेचर का था। दैट वाज गिवन बाय न्यूटन। तो एक्सप्लेन किस लिए उन्होंने ये बोला, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दिखाता था। तो रिफ्लेक्शन बोलो ये सिर्फ पार्टिकल ही दिखा सकते हैं। लेकिन बाद में फेल टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के प्रॉपर्टीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है? तुम अपना ये 2 उंगली ऐसे बंद करो, बंद करके ना इस लाइट को देखो। 2 उंगली के बीच अगर तुम्हारा उंगली तुम थोड़े से मोटे हो या फिर जो हो, तो तुम्हारा उंगली ऐसे लग जाएगा। लेकिन मेरे लिए देखो, 2 उंगली के बीच में ऐसा एक गैप बनता है। पता नहीं तुम में से कितनों का बनता है, नहीं बनता है। 2 उंगली के बीच अगर गैप बनता है, उन 2 उंगली से तुम इस लाइट को देखो, तुमको कुछ ब्लैक कलर के कुछ शेड्स दिख रहे हैं क्या? मतलब ऐसा कुछ जैसे कि कुछ ब्लैक कलर्स के कुछ ऐसे पैटर्न दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तुमको? क्या चीज? मान लो मैंने अपने दो उंगली को ऐसे बंद किया, तो 2 उंगली के बीच ऐसा एक गैप बनेगा ना। ये जो गैप है, छोटा सा ये जो गैप है, दिख रहा है? हाँ, इस गैप से जब मैं लाइट को देख रहा हूं तो मुझे कुछ ऐसे स्लाइट ब्लैक ऐसे वो दिखेंगे, स्ट्रिप जैसे दिखेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन लाइट का। ऐसे ही और एक होता है इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस पता नहीं तुमने ये कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर तुम बड़े हॉल में गए होंगे तो हॉल में, अच्छा नहीं हॉल छोड़ो, तुमने ईयरफोन में ये चीज ज्यादा ऑब्जर्व किया होगा। वो जो ईयरफोन होता है जो जैक लगा के, ब्लूटूथ वाला नहीं, जो जैक लगा के सुनते हैं, कभी देखना मतलब आवाज कम हो जाता है, लेकिन कुछ एडजस्ट करने के बाद वो जो क्या होता है पिन, आवाज बढ़ जाता है। हॉल में कभी कभार होता है, इस जगह पे होना तुमको आवाज थोड़ा सा कम सुनाई देगा, लेकिन थोड़ा सा तुम अगर अपने सिर को थोड़ा ट्यूनिंग किए तो उधर लेके गए तो दूसरी जगह पे आवाज थोड़ा सा ज्यादा सुनाई देता है। ये होते हैं इंटरफेरेंस माने 2 वेव एक साथ अगर मिलेंगे तो एक बड़ा वेव बनाएंगे या फिर एक छोटा वेव बनाएंगे। अभी ये सब चीजों में मैं आना नहीं चाहता, फिजिक्स में ये पढ़ोगे, 11 में था कि 12 में था मैं भूल गया हूं, लेकिन फिजिक्स में ये पढ़ोगे। ये एक वेव है और ये दूसरा वेव है, दोनों मिल जाएंगे तो फाइनल वेव ऐसा हो जाएगा। ये एक वेव है और ये एक वेव है, दोनों मिलाओगे तो फाइनल वेव ऐसा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज है, ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, these are the wave properties, these are not particle properties. ये प्रॉपर्टीज न्यूटन ने जब बोला कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है, then he couldn't explain those properties. सिमिलरली जब हाइजन ने बोला कि लाइट वेव है, ठीक है ना, लाइट वेव है, और उस वेव नेचर के लिए वो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट उन्होंने फिर ये जो कर्पस्कुलर बोलते हैं, जो पार्टिकल नेचर था उस टाइम पे कर्पस्कुलर बोलते थे, तो वो कर्पस्कुलर थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। बेसिकली 2 गुट था, 2 गुट, एक मानते थे कि लाइट वेव नेचर पे थे, एक मानते थे कि लाइट पार्टिकल नेचर पे थे। और जो पार्टिकल नेचर में जो बिलीव करते थे वो ये बोलते थे कि अगर हमने यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया, ये लाइट आ रहा है, अगर हमने एक बैरियर लगा दिया तो क्या होगा, लाइट पास होगा? नहीं होगा। तो कोई भी चीज अगर बैरियर लगा देने से पास नहीं हो रहा है मतलब वो पार्टिकल है। हवा, बैरियर लगा दिया, हवा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हवा पार्टिकल है ना। लेकिन हवा पार्टिकल है क्या? नहीं है, हवा पार्टिकल ही है, ये O2 N2 ये सब पार्टिकल ही है, ठीक है ना, यही है पार्टिकल। लेकिन जब उसी लाइट में कोई बैरियर लगा दिया, जो लेकिन वेव वहां से तुम देखोगे कि अगर तुमने यहां पे बैरियर लगाया तो लाइट थोड़ा सा बैंड होके इधर से आता है, बैंड होके इधर से आता है। बात समझ रहे हो ना? ये जो बैंड होके इधर से आना,
ये फेनोमेनन वेव का हो सकता है, ये पार्टिकल का नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो इन दोनों के ऊपर बेस करके फिर बाद में ये मैक्सवेल 1870 उन्होंने बोला लाइट एंड ऑल रेडिएंट एनर्जी प्रोपागेट थ्रू स्पेस एज वेव। स्पेस के थ्रू जो वो लोग जाते हैं वो थ्रू वेव जाते हैं। दिस वेव हैव एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसी चीज के ऊपर बेस करके फिर हम बाद में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो फंडामेंटल था वो दिया था मैक्सवेल ने, उनका नाम था प्लैंक्स मैक्सवेल आई गेस। तो यहां से आता है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। अब सुनो, ये 3-4 स्लाइड्स में जो भी बात बोला मैंने, अगर मान लो मैं पढ़ा के हमेशा ये बोलता हूं, ये लाइन बोलता हूं कुछ चीजें पढ़ा के, कि अगर जो अभी तक पढ़ाया अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ ना घुसा, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ा सा एक्चुअली ये जितने भी चीज तुमको दिख रहा है ना, ये पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, ये बेसिकली क्वांटम थ्योरी में आते हैं बाद में। तो ये बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में आता है, जो कि साइंस का, फिजिक्स का नॉट केमिस्ट्री, बेसिकली ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स का हार्डेस्ट टॉपिक है सो फार। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिजिक्स का हार्डेस्ट टॉपिक है। तो तुम मत इमेजिन करो कि 2 या 5 मिनट 10 मिनट में मैं तुमको पूरा क्वांटम समझा दूंगा और मतलब ऐसा कुछ वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तुमको एक ब्रीफ जो मैं जितना भी दे सकता था वो मैं दिया। इट विल नेवर 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 कम इन योर एग्जाम, कभी भी नहीं आएगा ये एग्जाम में, ठीक है ना। ये तुमको सिर्फ एक चीज समझाने के लिए मैंने बोला, ये कभी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, लिख के दे सकता हूं मैं ये। उसके बाद ये भी कि बोर्ड मॉडल क्यों लाया गया है, क्यों उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये सब भी तुम्हारे पास एग्जाम में नहीं आएगा। ये एग्जाम में आ सकता है, तुमको एक एक लाइन लिख देना है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो इतना तक ही है, लेकिन यहां से जो भी अब तुम पढ़ोगे ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम देखोगे बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे सब क्वेश्चन यहां से ही आएंगे, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। बच्चे को ये समझाने के लिए कि ये चीज आया कहां से, इसलिए ये चीज सिर्फ बोला गया है। तो सबसे पहली बात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। सबसे पहले बोलो ये चीज तुमने कभी देखा है कि नहीं देखा है तुम अपने बचपन में? ये वेव में क्या इतना गर्मी लग रहा है क्या? खोल देता हूं, खोल दे ये खिड़की खोल दे। पता नहीं ये खिड़की खोल के क्या ही आएगा। ये इस दरवाजे को मत खोलो, नहीं दरवाजे को मत खोलो, क्योंकि सर भी दरवाजा खोल के चिल्ला के बना रहे हैं ना, तो उनका साउंड यहाँ तक आ रहा है। वो खिड़की खोल दे, उनका भी दरवाजा खुला हुआ होगा जरूर, पता नहीं ये खुला हुआ। खोल दे स्नेहल, वो खोल दे। नाउ ये चीज तुमने देखा होगा, ये जो टॉप होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं क्रेस्ट। ये जो बॉटम होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक है ना। और ये होता है प्रोपागेशन ऑफ द वेव। एक कंजिक्यूटिव ट्रफ से दूसरे मतलब 2 कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। बचपन में तुमने पढ़ा होगा। 2 क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ, पढ़ा होगा तुमने। और ये जो हाइट ऑफ द वेव है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। पता है ये सब चीज हमें बचपन में मिला था, ठीक है। अब देखो, तो वी विल कम टू दिस चार्ट लेटर ऑन। अब हर एक सेगमेंट को हम डिस्कस करेंगे वेव के नेचर में। सबसे पहले क्या है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स में? टाइम पीरियड। पहला है तुम्हारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड माने एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। क्या लिखा है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वेव साइकिल। हाँ, मान लो एक वेव है, यहां से शुरू हुआ है, ये कंप्लीट वेव है, ठीक है ना। ये वेव कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, वो होगा टाइम पीरियड ऑफ द
वेव। बात समझ में आ रहा है? ये हमने एक्चुअली क्लास 9 या 10 में देखा था, पढ़ा था ना। हाँ, लगा दो, उनको लगा दो, ऐसे ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? बाई टी। टाइम पीरियड को हम डिनोटेड एज टी, और इसका यूनिट क्या होगा? टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, तो इसका यूनिट होगा सेकंड। ठीक है, ठीक है। हाँ, बात को समझो। टाइम पीरियड है कि एक वेव को कंप्लीट होने में कितना सेकंड लगता है। अब मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? टी टाइम is needed to complete one wave, है ना? एक वेव कंप्लीट होने में टी टाइम लगता है, तो इसलिए टाइम पीरियड टी है ना। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ वेव पासिंग फ्रॉम ए गिवन पॉइंट पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में कितने वेव कंप्लीट हो रहे। उदित आया होगा, नहीं वो बोला, वो लेट आएगा। कहाँ पे बैठ रहे हो? ए, तुम यहाँ पे बैठो। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, या फिर फर्स्ट बेंच पे आओ। और देखो, तुमने लास्ट डे क्या किया था? तुमने इसको तोड़ दिया। इसको तोड़ो मत। नहीं 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 नहीं, तुम ये उठा है, बट ये वाला पार्ट तुमने तोड़ा है। ये देखो वहां पे गिरा है, तुम ये तोड़ो मत, ठीक है? अब बताओ मुझे, फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितना वेव कंप्लीट हो रहा है, ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? तो अगर टी टाइम में एक वेव कंप्लीट हो रहा है, तो एक सेकंड में कितना वेव कंप्लीट होगा? 1/t। ये सुन लो या फिर नहीं? हाँ, एक सेकंड में कितना वेव कंप्लीट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम लाइक दिस, न्यू। इसको बोलते हैं न्यू, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है ना? न्यू। बंगाली में जो 9 होता है, उसका जो लड्डू होता है उसको मिटा देना, ठीक है ना? वो होगा हमारा न्यू। अब सुनो, सुनो प्लीज, यूनिट होगा इसका पार्ट सेकंड और हर्ट्ज। ओके, रिलेशन है न्यू इज इक्वल टू 1/t। कैसे? एक सेकंड में कितना वेव कंप्लीट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यू, विच इज इक्वल टू 1/t। बात समझ में आया? हाँ, बात समझ में आया कि नहीं आया? इस चीज को याद रखना, दिस विल हेल्प यू। फ्रीक्वेंसी और उसका रिलेशन, टाइम का रिलेशन क्या है? स्नेहल, फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन क्या है? न्यू इज इक्वल टू 1/t और t इज इक्वल टू 1/न्यू। सही है? ठीक है। अब इन दो वेव्स को देखो, इन दो वेव्स में किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ऊपर वाला। मतलब कैसे तुमने निकाला कि ऊपर वाले का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? इसी टाइम पीरियड में ऊपर वाला देखो 5-7 वेव कंप्लीट कर ले रहा है, नीचे वाला सिर्फ एक कंप्लीट कर रहा है। अगर मैं इस टाइम पीरियड को 1 सेकंड पकड़ूं, तो इसका तो 1 सेकंड में एक वेव कंप्लीट हो रहा है, इसका तो 1 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 वेव कंप्लीट हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा ना? बात समझ में आ रहा है? 6-7 जो भी है, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दिस, ठीक है? ये याद रहेगा, यही लिखो, क्योंकि क्वेश्चन जब करोगे सिर्फ इसी से ही क्वेश्चन आएगा और कहीं से नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? हमें क्या याद रखना है? t इज इक्वल टू 1/न्यू और न्यू इज इक्वल टू 1/t। t का यूनिट क्या है? सेकेंड, और न्यू का यूनिट क्या होगा? पर सेकेंड, ठीक है ना? पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। अगर ये सेकंड होगा
तो ऑब्वियसली ये पर सेकंड होगा, और पर सेकंड को ही हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, एनी डाउट? बोलो। फ्रीक्वेंसी एफ, अच्छा हाँ, वो पहले फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते थे बचपन में, मतलब क्लास 9 में। अभी ये न्यू है। अब आता है क्या? वेवलेंथ। अब आएगा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ द वेव, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ। बोला था ना, ये क्रेस्ट है, ये दूसरा क्रेस्ट है, दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा वेवलेंथ, या फिर दो नियरेस्ट ट्रफ का भी जो डिस्टेंस होगा वो होगा वेवलेंथ। लुक, तो क्या होता है? वेवलेंथ इज बेसिकली ए लेंथ जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे लैम्डा से। इसको क्या बोलेंगे? लैम्डा। ठीक है ना? अब लैम्डा का जो यूनिट होता है ना, लेंथ है ना, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, पिकोमीटर, ऐसे ही तो होगा ना? हाँ, लेंथ का यूनिट ये तो होता है ना, मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, ये तो होता है ना। हाँ, और इसका जो कन्वर्शन है वो तुमको यहाँ पे दिख जाएगा। ये कन्वर्शन, ये हमें पता है या फिर पता नहीं है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10, 1 नैनोमीटर माने 10 टू द पावर -9, 1 माइक्रोमीटर माने 10 टू द पावर -6, 1 मिलीमीटर माने 10 टू द पावर -3, 1 सेंटीमीटर माने 10 टू द पावर -2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? ठीक है, 1 पिकोमीटर माने 10 टू द पावर -12। ये सब रिलेशन पता है? अगर नहीं पता है तो अभी सीख लो। बात समझ में आ रहा है? आगे आगे जाके काम में लगेगा। ठीक है ना? विदाउट लर्निंग दिस, मैं तुमको बार बार देखो बोल रहा हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चाहिए होगा वो बोल के दे रहा हूं, और जो नहीं चाहिए होगा वो भी बोल के दे रहा हूं। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट लर्निंग दिस यू कैन नॉट प्रोसीड, पहली बात। दूसरा, ये दो चाहिए होगा, ये दो चाहिए होगा, इसको भी सीख के रखो। तीसरा, वेवलेंथ, वेवलेंथ भी चाहिए होगा, इसको भी सीख के रखो। ठीक है? अब बताओ, अच्छा एक और चीज, मान लो तुम्हारे पास एक वेव है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वेव है, इस वेव के लिए मान लो कोई एक पॉइंट में पकड़ लेता हूं, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना? नियरेस्ट कौन सा वो पॉइंट है जहां पे ये वाला पॉइंट रिस्टार्ट हो रहा है? मतलब ये वेव जो चल रहा है ना, नियरेस्ट वो कौन सा पॉइंट है जहां पे ये वेव रिपीट होगा? हाँ, शायद सवाल तुम लोग नहीं समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट पे वेव का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा है ना। नियरेस्ट कौन सा पॉइंट है यहां पे? नियरेस्ट कौन सा पॉइंट है जहां पे सेम डायरेक्शन तुमको मिलेगा? यहां पे अगर तुम ये बोलोगे तो गलत बोलोगे, इसमें इसका डायरेक्शन होगा ऐसा, है ना? तो नेक्स्ट कौन सा मिलेगा तुमको? ये मिलेगा ना, इसमें इसका डायरेक्शन होगा ऐसा। तो दोनों का डायरेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इज देयर एनी अदर पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट बोल रहा हूं, एनी अदर पॉइंट जहां पे इसका डायरेक्शन सेम मिल रहा है? तो अगर ऐसा है, नीचे वाला कौन सा? यहां पे, यहां पे ना 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 ना, ये तो नीचे से ऊपर उठ रहा है, ये तो ऊपर से और ऊपर उठ रहा है। बात समझ रहे हो ना? दिस एंड दिस आर डिफरेंट, तो दिस एंड दिस आर डिफरेंट। सिमिलरली दिस एंड दिस आर ऑल्सो डिफरेंट। इसका पोजीशन देखो, इसका पोजीशन और उसका पोजीशन सेम है, दोनों ऊपर है। बात समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? हाँ, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, इस डिस्टेंस को भी हम बोल सकते हैं वेवलेंथ। यहां से नेक्स्ट कौन सा पॉइंट होगा जहां पे ये वेव सेम रिपीट होगा? यहां पे, ये सुनो, ये भी कहलाएगा वेवलेंथ। बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, ठीक है। तो वेवलेंथ सेम, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट से नेक्स्ट किस पॉइंट पे वो वेव रिपीट हो रहा है, इस पॉइंट पे वेव का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है,
ऐसा है। इस पॉइंट पे वेव का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है, तो सेम तो नहीं है। तो नेक्स्ट इस पॉइंट पे वेव का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है, तो ये दोनों सेम है। तो इससे इसका जो डिस्टेंस होगा ये भी होगा वेवलेंथ। बात समझ में आ रहा है? वेवलेंथ क्या है? हाँ, आ रहा है? और कुछ बोलना बाकी है वेवलेंथ में? हाँ, नॉट नेसेसरीली कि तुमको क्रेस्ट से क्रेस्ट का ही डिफरेंस वेवलेंथ होगा या फिर ट्राफ से ट्राफ का ही डिस्टेंस वेवलेंथ होगा। अगेन आई रिपीट, ये जो पार्ट मैंने तुमको अभी बोला, इस पूरे स्लाइड में ये जो पार्ट बोला, अगर ये तुम ना भी करो तब भी तुम्हारा चलेगा, ठीक है ना? अगर तुमको ये ना भी करो, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पेपर टीचर अगर जानबूझ के कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पेपर बनाना चाहे, देन ही और शी कैन गिव द क्वेश्चन लाइक दिस। ओके, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, नेक्स्ट है, अच्छा वेवलेंथ का रिलेशन क्या होगा? लेंथ क्या होता है? लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। मानते हो कि नहीं मानते हो? लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो लेंथ माने लैम्डा, स्पीड माने सी, टाइम माने टी। लैम्डा इज इक्वल टू सी टी। ओके, ये रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा? अगेन इफ यू रिमेंबर, टी इज इक्वल टू 1/न्यू था ना मधुपर्णा? टी इज इक्वल टू 1/न्यू लास्ट स्लाइड में था, तो क्या मैं लैम्डा इज इक्वल टू सी/न्यू लिख सकता हूं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम समझ रहे हो? हाँ, नहीं समझ में आया? कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया बोलो? ये वाला, ये वाला नहीं समझ में आया? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम लिखा। अच्छा, तो तुमको ये सी समझ में नहीं आया? क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में स्पीड ऑफ एनी रेडिएशन को सी से प्रेजेंट किया जाता है। वो तुम इस स्लाइड में समझ जाओगे। ये देखो यहां पे लिखा है, वेलोसिटी या फिर स्पीड को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्पीड हो गया सी और टाइम हो गया टी, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी टी। ठीक है, तो अभी समझ में आ रहा है? हाँ, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी टी हो गया। और टी जो था ना, पहले स्लाइड में टी क्या था? टी इज इक्वल टू 1/न्यू था। तो ये देखो मैंने सी टी के जगह पे 1/न्यू दे दिया, तो सी/न्यू हो जाएगा ना। तो ये आया। बात समझ में आ रहा है? हाँ, अगर स्पीड तुमको समझ में नहीं आया तो याद रखो, किसी भी चीज के स्पीड को हम पहले v से रिप्रेजेंट करते थे, अभी हम उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी क्लास 8 में तुम 9 में तुम लोग f से रिप्रेजेंट करते थे ना फ्रीक्वेंसी को, अभी न्यू से रिप्रेजेंट करते हो ना? हाँ, वही ऐसा ही है। ठीक है, बात समझ में आ रहा? नाउ वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। वी नो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड में, वो होता है वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड एज सी, यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, फॉर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पीड होता है ना, वो सेम होता है। वो होता है कितना? स्पीड ऑफ लाइट जैसा। कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? अब रिलेशन देखो, c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। ये कहां से आ गया? यहां पे अगर हम देखें तो क्या हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि c इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, हाँ। एंड लास्ट आता है वेव नंबर। लास्ट टॉपिक है तुम्हारा वेव नंबर। वेव नंबर क्या है? डेफिनेशन, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने वेव है? सर ये क्या बात हुआ? देखो, इसका मैं तुमको, इस फॉर्मूले का मैं तुमको डिराइवेशन दिखाता हूं। अगेन डिराइवेशन कभी एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हारे समझ के लिए दिखा रहा हूं। मान लो लैम्डा सेंटीमीटर में
लैम्डा है वेव लेंथ, लैम्डा सेंटीमीटर में एक वेव है, ठीक है ना। एक वेव के लेंथ को क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। तो एक वेव का लेंथ था लैम्डा सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लैम्डा सेंटीमीटर में एक वेव है, ठीक है ना। तो एक सेंटीमीटर में कितना वेव होगा, 1/λ वेव। और एक सेंटीमीटर में कितना वेव होगा, इसी को हम बोलते हैं वेव नंबर, जिसको डिनोट करते हैं न्यू बार से, जो कि होगा 1/λ। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो क्या है वेव नंबर, क्या है, नंबर ऑफ वेव लेंथ पर सेंटीमीटर। इसको डिनोट करते हैं न्यू बार, ये ऐसे लिखते हैं न्यू बार। बात समझ रहे हो ना। तो अगर लैम्डा का यूनिट सेंटीमीटर में होता है तनिषा, तो लैम्डा बार का यूनिट क्या होगा, ये सेंटीमीटर में नीचे है ना, तो ये पार सेंटीमीटर होगा ना, तो ये पार सेंटीमीटर होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ समझ रहे हो तो बोले ना। हाँ, सो होप दिस इज द अप टू दिस मच इट इज क्लियर, ठीक है। तो वेव के लिए हम क्या बोल सकते हैं एट द एंड, ये चार फॉर्मूला लिख सकते हैं, मिला था हमें, ठीक है। और इधर इधर सुनो, और न्यू बार क्या था, 1/λ। यहां से मैं इस फॉर्मूले से क्या मैं लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले से कि न्यू इज इक्वल टू c/λ। इसको यहां पे इंटरचेंज कर दिया, इसको यहां पे लेके आ गया, इसको यहां पे लेके आ गया, ऐसे कर सकते हैं हम इंटरचेंज, मैथ्स में कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू c/λ आ जाएगा, ठीक है। यहां पे से न्यू इज इक्वल टू c इंटू 1/λ को क्या बोलते हैं, 1/λ को न्यू बार, ठीक है ना, न्यू बार, न्यू बार। बोलो ये सभी फॉर्मूला तुमको समझ में आया कि नहीं आया, हाँ आया कि नहीं आया, आया। इन फॉर्मूले में हर एक टर्म को क्या बोलते हैं, जस्टिन टी क्या है, टाइम पीरियड। न्यू क्या है, हाँ फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। पाकिजा सी क्या है, वेलोसिटी और स्पीड। और तो कुछ, हाँ न्यू बार क्या है, न्यू बार क्या है, हाँ वेव नंबर। अभी हर एक का यूनिट बोलो, टी का यूनिट क्या है, सेकेंड। न्यू का यूनिट क्या है, पार्ट सेकेंड और हर्ट्स। लैम्डा का यूनिट क्या है, लैम्डा का यूनिट क्या है उदित, लैम्डा का यूनिट क्या है, बात समझो तुम लोग। Why you are thinking that it is very complex? लैम्डा माने वेव लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है अन्वेषा, मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, कुछ भी डाल दो। बात समझ में आ रहा है, एनीथिंग। स्पीड क्या है, स्पीड का यूनिट क्या है, हाँ मीटर पर सेकेंड, और इसका वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू बार का यूनिट क्या है मनदीपक, न्यू बार का यूनिट क्या है, 1/λ है, बट यूनिट पूछा है मैंने।
ये सुन लो, सबका इन्वर्स हो जाएगा। बात समझ रही हो पाकिजा? हाँ, क्योंकि वो उल्टा है ना, न्यू बार इजिकल टू 1/λ, तो उसका जो भी यूनिट होगा उसका इन्वर्स हो जाएगा, 10 उसका टू द पावर -1। ये समझ में आया? अगर तुमको ये समझ में आया तो तुम अभी से जो भी क्वेश्चन आएगा तुम कर सकते हो, ठीक है ना? इस स्लाइड को याद रखना, ठीक है? इस स्लाइड को याद रखना। अभी आओ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेटा, तुमको समझ में आ रहा है क्या? अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, टर्म पे ध्यान दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। इस वेव को देख पा रहे हो? यहां पे एक वेव परपेंडिकुलरली ऊपर और नीचे घूम रहा है। ये जो ब्लू वाला वेव है ना, वो ब्लू वाला कहां पे है? बॉटम और टॉप पे है, ठीक है? ऊपर और नीचे है। और ये जो रेड वाला है, रेड वाला कहां पे है? बैक एंड फ्रंट पे है। बैक और फ्रंट पे है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? हाँ। तो दो टाइप का वेव में, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये दो कंपोनेंट होते हैं। एक ब्लू वाला, जो जिसको हम मान लो बोलेंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इसको क्या बोल रहे हैं? ये ब्लू वाले को इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बोला जा रहा है, ठीक है ना? अच्छा, ये मत मान लेना कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का कलर ब्लू होता है ना, ये तुमको समझाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि बाद में इसमें हम कलर भी आएगा, ठीक है ना? तुम बोलोगे यहाँ पे भी ब्लू और रेड है, यहाँ पे भी ब्लू और रेड है, माने सब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का कलर ब्लू होता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट का कलर रेड होता है, ठीक है ना? देखो, मैं आज बहुत टेंशन में हूं, तो समझो। ये जो रेड वाला कंपोनेंट है वो है हमारा मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है ना? मैग्नेटिक कंपोनेंट। जब दोनों कंपोनेंट एक साथ होगा तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तुमको मिलेगा। अब तुम और एक बात सुनो, तुमने कभी पोलराइड देखा है, सुना है? एक ऐसा स्पेक सुना है जो स्पेक लगाने के बाद, हाँ सुना है? कभी लगाया हो? मैंने नहीं लगाया, लेकिन ऐसा एक स्पेक होता है, ठीक है ना? उससे क्या होता है कि मान लो कि एक धुंधला सा पानी है और इसके नीचे कोई एक जानवर है। हाँ, उसके नीचे कोई एक जानवर है जो तुमको नॉर्मल आई से नहीं दिख रहा है। तुम अगर पोलराइड ग्लास लगाओगे तो वो क्या होगा? वो तुमको दिखेगा, पहली बात। दूसरी बात, तुम देखना, वो जो क्रिकेटर्स होते हैं, वो देखना, कुछ जो स्पेक्स लगाते हैं ना ये लोग, ये बड़े बड़े से स्पेक लगाते हैं, उधर से रेड ब्लू कैसे कैसे मतलब कलर निकलता है, हाँ मतलब साइड से देखने में देख के लगता है ये क्या फालतू, मतलब जैसा एक स्पेक लगता है ना, हाँ डिस्को टाइप स्पेक लगता है ना, बट एक्चुअली दीज आर वेरी एक्सपेंसिव स्पेक्स। और पता है वो क्या करेगा? तुम तो नॉर्मल आइस से ऐसे इस ट्यूब में तो नहीं देख सकते ना, ज्यादा देर नहीं देख सकते। उस स्पेक को लगाओगे ना, तुम आराम से मतलब यहाँ पे बहुत लंबा टाइम देख पाओगे। वही चीज तुम सन में भी वो देख पाओगे। वो पता है क्या करता है? इन दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट को वो कैंसिल कर देता है, एक कंपोनेंट को पूरा कैंसिल कर देगा वो, एक और दूसरा कंपोनेंट सिर्फ जाएगा, तो तुमको दिखेगा, लेकिन वो जो लाइट का जो एक इंटेंसिटी होता है वो कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दैट वाज जस्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट डिस्कशन। एनीवेज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है ना? ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विथ सेम स्पीड इन वैक्यूम।
हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेम स्पीड से दौड़ेंगे। स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁻⁻⁷ मीटर/सेकेंड एज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना? उसके बाद क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपागेशन, ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस। तो इनको कोई मीडियम ऑफ प्रोपागेशन नहीं चाहिए। लाइक हीट, हीट के लिए, साउंड के लिए एक मीडियम ऑफ प्रोपागेशन चाहिए ना, पता है ना ये? हाँ, साउंड के लिए एक मीडियम ऑफ प्रोपागेशन चाहिए। अगर तुम्हारे और मेरे बीच में एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो साउंड वहां से यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है ना? लेकिन रेडिएशन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है? हाँ, अगर एमसीक्यू बिठा दे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अमंग द फॉलोइंग, तो शायद तुमको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बट क्वेश्चन विल नेवर कम लाइक स्टेट 3 व्हाट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसे क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेंगे। डन? अच्छा, नेक्स्ट। अब ये देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम इसे। स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब समझते हो? स्पेक्ट्रम क्या होता है? हाँ, स्पेक्ट्रम क्या होता है? हाँ हाँ, ये जो तुमने कभी रेनबो देखा है? रेनबो, रेनबो को हम, ये सुनो, हेलो, रेनबो देखे हो ना? रेनबो को हम एक स्पेक्ट्रम कंसीडर कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम माने एक सीरीज ऑफ लाइट्स। बात समझ में आ रहा है? सीरीज ऑफ लाइट, उनको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम को तुम देखो, तुम्हारे बुक में इसका एक इमेज है। ठीक है ना? क्या बोला गया है कि अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग वेवलेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है ना? तो या तो तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, तुमको स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है ना? और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी जो भी है, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में, ये स्पेक्ट्रम थोड़ा उल्टा उल्टा लिखा गया है इसको। इस स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ को पहले डाला गया है और फ्रीक्वेंसी को बाद में डाला गया है। आई विल ट्राई कि मैं इस स्पेक्ट्रम को यहां पे कैंसिल कर दूं। नहीं, ये कैंसिल हो जाने से नीचे का लिखा भी कैंसिल हो जाएगा। एनीवेज, इफ यू हैव बुक, डू यू हैव बुक? ओपन द बुक। बुक में पेज नंबर खोलो 38। Open the page number 38. Do you have book? Don't have book. 38. 38. ठीक है ना? तुम उससे देख लो। ठीक है? तो तुमको एक स्पेक्ट्रम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, इस स्पेक्ट्रम में सबसे पहले कौन सा आया? एक सीरीज ऑफ, बेसिकली सबसे पहले सीरीज में कौन सा आया? गामा रे, उसके बाद आया एक्स रे, उसके बाद आया यूवी रे, उसके बाद आया विजिबल रे, उसके बाद आया इंफ्रारेड, उसके बाद आया, नहीं गामा रे नहीं, रेडियो माइक्रोवेव, उसके बाद आया रेडियो वेव, उसके बाद आया लॉन्ग रेडियो वेव। ये सुनो, क्या था? गामा रे, उसके बाद आया एक्स रे,
उसके बाद आया यूवी रे, उसके बाद आया विजिबल, उसके बाद आया इंफ्रारेड, उसके बाद आया माइक्रोवेव, उसके बाद आया रेडियो वेव, उसके बाद आया लॉन्ग रेडियो वेव। हाँ क्या? नहीं नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां पे एक फ्रीक्वेंसी का ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखा है कि वेवलेंथ लिखा है? ऊपर क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ? फ्रीक्वेंसी, नीचे वेवलेंथ। ऊपर देखो यहां पे एक फ्रीक्वेंसी का चार्ट दिया है। यहां पे फ्रीक्वेंसी कितना है, 10⁻24 है क्या? हाँ 24। और यहां पे फ्रीक्वेंसी कितना है, 10⁻0 जीरो जीरो है क्या? हाँ। तो अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी इधर से उधर बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। 10⁻24 से 0 आ रहा है। इधर देखो फ्रीक्वेंसी इधर जाके घट रहा है, जितना लेफ्ट टू राइट जा रहा है फ्रीक्वेंसी घट रहा है। वेवलेंथ यहां पे है 10⁻ कितना, -16, और यहां पे कितना है 14। वेवलेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है कि घट रहा है? वेवलेंथ बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो सन, मान लो सन, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सन रिलीज करता है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी माने एक ऐसा बॉडी जो हर तरीके के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और हर तरीके के रेडिएशन को रिलीज भी कर सकता है। तो सन हर तरीके के रेडिएशन को रिलीज करता है। उस रिलीज में गामा रे भी आएगा, एक्स रे भी आएगा, यूवी रे भी आएगा। सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी वाला वो रिलीज करेगा वो होगा गामा रे, उसके बाद एक्स रे जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, उसके बाद यूवी रे जिसका फ्रीक्वेंसी और कम होगा, उसके बाद विजिबल जिसका फ्रीक्वेंसी और कम होगा, आईआर और कम, ऐसे जाते जाते बहुत कम हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी। जितना फ्रीक्वेंसी कम होगा वेवलेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो ये था तुम्हारा वेवलेंथ और ये था तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अरे यार, तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा एंड वाइस वर्सा। तो ये जा रहा है हमारा सन का रेडिएशन। अब इतने सारे रेडिएशन में तुम अपने इन आंखों से सिर्फ ये विजिबल रेडिएशन ही देख सकते हो, बाकी कोई रेडिएशन तुम देख नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है? बाकी कोई रेडिएशन तुम देख नहीं सकते, है नेचर में प्रेजेंट है पर तुम देख नहीं सकते। कैन यू सी दिस वेव? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे देखो वेव बहुत फास्ट जा रहा है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और यहां पे जाते जाते धीरे 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 जा रहा है। यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसीलिए वेवलेंथ कम है। सर वेवलेंथ कैसे कम? देखो यहां पे अगर तुम वेवलेंथ गिनोगे, एक के क्रेस्ट से दूसरे का क्रेस्ट, इतना छोटा हुआ ना तुम्हारा वेवलेंथ। यहां पे तुम वेवलेंथ गिनोगे तो एक के क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट कितना बड़ा हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वेवलेंथ यहां पे कम है और यहां पे ज्यादा है,
फ्रीक्वेंसी यहां पे ज्यादा है और यहां पे कम है। याद रखना इस बात को, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमेशा एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। हाँ, वो देखो, न्यू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, अब देखो एक चीज, ये जो रेडिएशन का एक चार्ट है ना, ये रेडिएशन का चार्ट जो बेसिकली हमें सन के थ्रू मिलता है। अब सन विजिबल रीजियन से जो देता है वो हमें सबसे ज्यादा देता है हमारे नेचर में, बात समझ रहे हो ना। वो इसका इंटेंसिटी, रेडिएशन का इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, यू विल नेवर नीड दिस ग्राफ, ये सिर्फ समझाने के लिए, यू विल नेवर नीड दिस ग्राफ, व्हाट यू ओनली नीड इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, यहां पे भी हम आएंगे, तुमको समझाएंगे यहां पे भी। अच्छा होता अगर मैं वहां का स्क्रीनशॉट लेता। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है हमें ये विजिबल रीजियन। ठीक है ना, तुम बुक में देखो, पूरे स्पेक्ट्रम को एक छोटा सा पार्ट, उसे ऐसे स्प्रेड करके तुमको विजिबल रेंज में ऐसे लाया गया है। और यही देखो सिर्फ कलर पे है, बाकी कुछ कलरफुल नहीं है, यही कलर पे है। मतलब क्या है, यही तुमको दिखेगा, यही कलर्स तुमको दिखेंगे। बियॉन्ड दिस यू विल नॉट सी एनीथिंग। ओके, अब देखो, ये गामा रे, ये रेडियो वेव। कौन सा, वो वाला बंद बंद कर दो। अच्छा ठीक है, रुको 2 मिनट। तो ये रहा हमारा पूरा, और ये विजिबल रेंज है। अब विजिबल रेंज में कौन बताएगा इस साइड में वेवलेंथ कितना होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? किस साइड में वेवलेंथ कम? वायलेट में वेवलेंथ कम होगा, लेफ्ट साइड में सब में वेवलेंथ कम होगा। तो ये वेवलेंथ कम होगा, इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो ये देखो लॉन्गर वेवलेंथ, ये शॉर्टर वेवलेंथ। अगेन दिस इज मेड ओनली फॉर विजिबल रीजियन, दिस स्लाइड इज मेड ओनली फॉर विजिबल रीजियन, बात समझो। तो विजिबल रीजियन में जो वायलेट होगा उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा और मिनिमम वेवलेंथ होगा, और रेड का मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा और मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। बात समझ लो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा। अगर तुम देखोगे विजिबल में क्या आता है, विबजियर, ये पता है ना, विबजियर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है ना, तो ये वायलेट जो होता है, और वायलेट से जो रेड जाता है, वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है कि कम होता है? हाँ, ज्यादा होता है। लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगा। और वायलेट का वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा, और इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए देखो इसका वेवलेंथ कम है ना, इतना छोटा है वेवलेंथ, और इसका वेवलेंथ देखो कितना ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, अच्छा। और ये है हमारे विजिबल रीजन का रेंज 380 टू 760। ठीक है, याद रखना इस चीज को, 380 से 760। ये जो तुमको फोटो मिल रहा है, ये फोटो किसका मिल रहा है? अगर एक्स रे से तुम्हारा पिक्चर लिया जाए, अगर एक्स रे से तुम्हारा पिक्चर लिया जाए तो तुम कुछ ऐसा देखोगे खुद को। बात समझ में आ रहा है? दिस इज ड्यू टू एक्स रे। इस पिक्चर को देखो, इसके पीठ में तुमको यहां पे कुछ व्हाइट कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, उसने सनस्क्रीन जो है ना, वो सनस्क्रीन उसने लगाया इस मतलब इस पैटर्न में, मतलब एक डायग्राम बनाया। अब यूवी में अगर मैं लू, सनस्क्रीन जो होता है ना, तुम देखना वहां पे कुछ लिखा विखा होता है। ये बेसिकली सनस्क्रीन तुमको यूवी रे प्रोटेक्शन देता है। क्या होता था पहले के टाइम पे, जब पोल्यूशन कम था
तो ओजोन लेयर भी बेटर था, तो वो लेयर यूवी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता था, अर्थ में घुसने नहीं देता था। अभी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है तो यूवी रेडिएशन भी घुस रहा है, और यूवी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना विजिबल के तुलना में, हाँ, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा एक रेडिएशन का, उतना ज्यादा उसका एनर्जी होगा, उतना ज्यादा वो तुम्हारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। बात समझ में आ रहा है? तो वो हार्मफुल होगा, इसीलिए तुम मारते हो ये सनस्क्रीन। अब इसका देखो, नॉर्मली तुम इसको देख रहे हो, ये नॉर्मल दिख रहा है ना। जब अगर यूवी रेडिएशन, यूवी लाइट यूज करके मैं उसका एक फोटो लूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये ब्लैक वाला है विद सनस्क्रीन, ये व्हाइट वाला है विदाउट सनस्क्रीन। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स कि बेसिकली अगर हम यूवी रेडिएशन से इमेज को ले तो वो इमेज कैसा दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? ये किस रेडिएशन से इमेज को लिया गया था? ये विजिबल से लिया गया था, नॉर्मली जो तुम्हारा नॉर्मल लाइट है, ठीक है ना। और ये यूवी लाइट जो कैप्चर किया, ठीक है ना। अच्छा, तो तुमने क्या क्या देखा यहां पे? एक्सरे का देखा, यूवी का देखा, विजिबल का देखा। अब आईआर का देखो कैसा होगा। किसने IGI-2 खेला? IGI-2 IGI-2 एक गेम होता था। IGI-1 होता है नॉर्मल, एक था एक शूटिंग गेम, उसका एक अपडेटेड वर्जन था IGI-2। कभी मान लो, जो तुम कभी सोचना, ठीक है ना, कि ये जो मान लो कोई टेररिस्ट घुसा आता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट घुसा आ रहा है, तो वो टेररिस्ट, एक आर्मी को पता कैसे चल जाता है कि एक टेररिस्ट आ रहा है? रात के अंधेरे में अगर वो कहीं से, बात समझ रहे हो ना, आ रहा है, हाउ कैन दे नो कि ये टेररिस्ट आ रहा है? और टेररिस्ट आ रहा है, कहाँ जा रहा है? तुम देखना, बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं रात के अंधेरे में, वो तो दिखते नहीं है। पता है, रात के अंधेरे में अगर आयर विजन का अगर कैमरा या फिर अगर स्पेक यूज करके वो देखे, हाउ विल इट लुक लाइक? इट विल लुक लाइक दिस। ये इमेजेस तुमने कभी देखा होगा। पूरा जो आयर इमेजिंग होता है ना, इंफ्रारेड इमेजिंग होता है ना, वो पूरा इमेजिंग हीट सेंसर से लिया जाता है। मान लो अगर हम अपने बॉडी का पूरा आयर इमेजिंग करें, तो बॉडी का मान लो ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट, जो ऑर्गन सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिससे सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होते हैं, वो लाल दिखेंगे। जो कूल पार्ट होते हैं वो, नहीं, सॉरी, जो सबसे ज्यादा हीट, वो नो, आई एम राइट, वो लाल दिखाएगा, और कूल वाला पार्ट ब्लू दिखाएगा। अब इसको देखो, कैन यू सी दिस? हाँ, ये देखो, कूल वाला पार्ट 22 डिग्री सेल्सियस में है। यहां पे ये जो पार्ट है ना, whatever it is, we may don't know, this may be a pillar or anything, ये वाला पार्ट कूल है, लेकिन उसके बॉडी का टेम्परेचर देखो लाल होके आ रहा है। उसके बॉडी का स्किन का टेम्परेचर देखो 38 हो सकता है, लेकिन उसका जो टी शर्ट का टेम्परेचर वो शायद 36 होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतना परफेक्ट तुमको इमेजिंग देगा वो आईआर सेंसर। ये तुम देख रहे हो, इसका नॉर्मल कैमरे से अंदर क्या है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन आईआर सेंसिंग से, क्योंकि अगर मैं अपना हाथ रखूं और यहां पे एक प्लास्टिक रखूं, प्लास्टिक जो इस जगह पे आ रहा है, ये वाला प्लास्टिक का पार्ट, इसका तो कुछ हीट नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हीट कहां से आ रहा है? हीट सिर्फ हाथ से आ रहा है, तो ये हाथ का ही इमेज वो लाया। बात समझ रहे हो ना? तो कोई टेररिस्ट अगर वो कुछ, मान लो कोई, क्या बोला जाता है, वो अगर कुछ मतलब पहन के भी, कुछ ओढ़ के भी चला आए, देन ऑल्सो इट इज वेरी इजी टू डिटेक्ट। ये देखो, ये बंदा नॉर्मली दिख नहीं रहा है, आईआर इमेजिंग में ये बंदा कुछ ऐसा दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये देख रहे हो, पता है क्या है ये? कैन यू गेस व्हाट इज दिस?
नहीं नहीं, स्पेसशिप नहीं है ये फाइटर जेट है, ये फाइटर जेट है। फाइटर जेट को क्या कर रहे हो, फाइटर जेट को जो उड़ाया जाता है ना, टारगेट किया जाता है, दैट इज अगेन बेस्ड ऑन इट्स आईआर इमेजिंग। इस आईआर इमेजिंग में ऑब्जर्व करो, जो जो एग्जॉस्ट पार्ट है वो रेडिश है, मतलब यहां पे शायद इंजन है, या फिर वो एग्जॉस्ट का जो हीट निकलता है वो यहां से निकलता है, इसलिए वो पार्ट रेड है। लेकिन जो पार्ट कूल है वो पार्ट ब्लू है। ये वेदर रिपोर्ट अगर तुम देखोगे, क्या हो रहा है, इतना हंस क्यों रहे हो? ये वाले पार्ट जो है ना, एक्सट्रीम हीट होने वाला है यहां पे, बाकी जगह पे थोड़ा कहीं पे ठंडा है, कहीं पे नॉर्मल है। सो दीज आर डिफरेंट आईआर इमेजिंग। अगर तुम समझ पा रहे हो, पता नहीं कितना समझ पा रहे हो, ठीक है ना? ठीक है, समझ में आया? हो गया? फैन ऑफ कर दो? नहीं, तुम्हारा वाला नहीं, उसका वाला ऑफ करना। ठीक है, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा, सुन लो, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा वो एनफ है इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नाउ एज आई ऑलवेज टेल यू एट द एंड, कि अगर तुमको कुछ समझ नहीं आया, अगर तुमको अभी तक कुछ समझ नहीं आया, तो तुम सिर्फ और सिर्फ ये सब चेहरे भूल जाओ, ये सब चेहरे। अच्छा, जब घर में ये जाएगा इसको ड्रॉ मत करने लग जाना, ठीक है? तुमको अगर कुछ समझ में नहीं आया, सुन लो, जस्ट रिमेंबर दिस स्लाइड, ये तुमको पूरा आंसर दे देगा। मैं क्या बोल रहा हूं, इस 2 घंटे के क्लास में अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, हाँ क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं घुस रहा है, तो फिर तुम सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रख लो, यहां से तुम्हारा सब क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आ रहा है? अच्छा, और ना सिर्फ ये, उसके बाद ये भी याद रखना कि यूवी के बाद विजिबल आएगा, विजिबल के बाद आईआर आएगा, आईआर के बाद माइक्रो आएगा, उसके बाद रेडियो आएगा। ये भी याद रखना, ठीक है ना? ये याद नहीं रहेगा, नहीं, ये तो ऐसे ही याद रह जाता है। देखो मैं समझाता हूं तुमको, सुनो, हेलो, यू लिसन, देख बेटा, ये अल्ट्रा वायलेट है ना, बात समझ, ये अल्ट्रा वायलेट है ना, अल्ट्रा वायलेट के बियॉन्ड है अल्ट्रा वायलेट, तो उसके बाद तो वायलेट ही आएगा। बात समझ रही है कि नहीं समझ रही है? तो अल्ट्रा वायलेट के बाद तेरा वायलेट आएगा, तेरा विजिबल आएगा। जब रेड खत्म हो गया तो रेड के बाद इंफ्रारेड आएगा, ये देख, रेड के बाद इंफ्रारेड आएगा। तो सिर्फ ये 3 ही याद रख ले, बहुत हो जाएगा, यूवी, विजिबल, आईआर, ठीक है ना? अगर ज्यादा समझ में आने में दिक्कत हो रहा है तो याद है क्या क्या याद रखोगी मनदीपा? ये याद रखोगी, और एक चीज याद रखोगी मनदीपा, लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है और राइट साइड में फ्रीक्वेंसी कम होता है। अगर लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ तो वेवलेंथ कम होगा, और यहां पे वेवलेंथ ज्यादा होगा। स्नेहाल, जस्टिन, ये स्लाइड याद रहेगा सबको? इस स्लाइड के हर एक पॉइंट्स को याद रहेगा? बस अब उसके बाद अभी हम क्वेश्चंस करने आ जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, ओके, डन। आशा करता हूं ये तुम लोगों ने लिख लिया। अच्छा, अब आओ क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है यहां पे प्रेरणा? ए विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ये ऑल इंडिया रेडियो जो होता है ना, वो रेडियो में जब ये बोल दिया गया है कि रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है,
तो तुम इतने में समझ जाओगे जो वेव निकल रहा है वो रेडियो वेव है। अच्छा सर, आपने रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इन सब के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। ये माइक्रोवेव का कॉन्सेप्ट यूज होता है तुम्हारे घर में खाना पकाने में, जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं, ठीक है ना। रेडियो वेव यूज होता है तुम्हारा ये चैटिंग वेटिंग पे या फिर कॉल पे, जो इंफॉर्मेशन आता है ना तुम्हारा दोस्त तुम्हें भेजता है, बात समझ में आ रहा है, वो सब थ्रू रेडियो वेव होता है। बात समझ रहे हो ना। इसीलिए तुम देखो यूवी, तुम्हारे यूवी भी एक रेडिएशन है और विजिबल भी एक रेडिएशन है, और जो रेडियो वेव है वो भी एक रेडिएशन ही है। लेकिन रेडियो वेव तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। ये जो रेडियो वेव है ना, ये तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। ये जो विजिबल लाइट है ना, ये भी तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन यूवी है, ठीक है ना। लेकिन यूवी तो तुम्हारे लिए फिजिकल डैमेज देता है ना। यूवी तुम्हारे फेस पे, तुम्हारे बॉडी पे फिजिकल डैमेज देता है। बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि रेडियो वेव तुम्हारे मेंटल डैमेज देता है। बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो जिस तरीके से यूवी रेडिएशन जब तुम्हारे शरीर पे आके गिरता है, तुम्हारा स्किन विन जल जाता है, उसी तरीके से जब रेडियो वेव तुम्हारे मोबाइल पे आके घुसता है, तब भी तुम्हारे दिमाग में उसका गलत प्रभाव पड़ता है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये रेडियो वेव से भी बच के ही रहना, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली उसका कुछ ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है। एनीवेज, तो क्या हम लिख सकते हैं यहां पे ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस किलोहर्ट्ज। ये समझ में आया। तो यहां पे क्या दिया गया है, गिवन क्या दिया गया है। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करेंगे, न्यू। तो न्यू कितना दिया गया है, 1368 किलोहर्ट्ज, माने 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। पता नहीं आज मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं क्यों। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट, प्लीज लिसन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमीटर। तो क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, बोला करो तुम लोग, स्नेहाल बोलो, क्या निकालना है। वेवलेंथ, वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, तो यहां से विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज इट बिलोंग्स टू। और एक प्रॉब्लम है, ये यहां पे बोल दिया गया है कि विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो था ना, वहां से कौन सा तुमको, कौन से जोन से, कौन से रीजियन से ये वेव निकला है बेसिकली। बेटा बात समझ रही हो, क्वेश्चन समझी हो, जो लिखा है वो समझी हो। अच्छा, तो आप कैसे निकालेंगे लैम्डा, कैसे निकालेंगे। लैम्डा का फॉर्मूला क्या था इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, लैम्डा का फॉर्मूला क्या था, देखो देखो, सी बाई न्यू था ना, सी बाई न्यू। तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। सी क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और न्यू क्या है 1368 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। सही है। तो यहां से आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि नहीं निकलेगा। क्या कर रही हो मधुपर्णा, 10⁵। तो क्या आएगा मधुपर्णा, कैलकुलेटर मारो, 3 के बाद 5 जीरो लगाओ और उसको 1368 से डिवाइड कर दो बेटा। पर सेकेंड कट जाएगा, मीटर रहेगा। तो लैम्डा कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या, 238 आ रहा है, 219.3 मीटर आ रहा है। किसी को यह समझने में कोई दिक्कत है, फैन ऑफ कर दूं, किसी को यह समझने में कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ना कि वेवलेंथ निकालो, वो तो निकल गया स्नेहाल, निकल गया ना। कोई डाउट है तुमको, डाउट होने से बोलो।
अन्वेषा, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लाइक क्या है, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स टू? ये जो वेवलेंथ है ना, तुम्हारे बुक में देखो कौन से स्पेक्ट्रम में ये बिलोंग कर रहा है। 220 वेवलेंथ किस पार्ट में बिलोंग कर रहा है? देखो देखो, बुक तुमने दे क्यों दिया? वो भी खुद का बुक नहीं देख रहा है। हाँ बोलो, किस पार्ट में बिलोंग कर रहा है? लैम्डा कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है? नीचे है ना, नीचे है। तो 220 किस पार्ट में बिलोंग कर रहा है? विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? हाँ, रेडियो वेव। कैसे, दिखाओ। नहीं, मैंने बोला था कैसे। अच्छा, 220 कहाँ पे आता है? 1 से 1000 के बीच में आता है ना। 10⁻0 माने क्या? 1, ये 10⁻2, 10⁻4, ये 10⁻3, 1000। तो 1 से 1000 के बीच में आया ना, तो ये रेडियो वेव में आया। बात समझ में आया? अब देखो, सबको समझाता हूँ, रुको। कहाँ पे देख रही हो तुम? यहाँ पे देखो, 220 आया ना, 220 आया ना। 220 किस रेंज में आता है? 1 से 1000 में आता है। ये 1 है, 10⁻0 माने 1, 10⁻2 माने 100, 10⁻4 माने 10,000। तो ये होगा 10⁻3, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 1000 होगा ना। 1 से 1000 के बीच कौन सा आता है? रेडियो वेव आता है। तो रेडियो वेव में आएगा ये। तुम लोगों को समझ में आया ये रेडियो वेव में कैसे आया? क्योंकि ये 1 से 1000 के बीच में आया। ये देखो, ये 1 है ना, और ये क्या है, 10⁻3 है ना। हाँ, तो 1 से 1000 के बीच में आया ना, तो 200 आया ना, तो ये रेडियो वेव होगा। समझ में आया कि कैसे रेडियो वेव में आया? कैसे समझ में आया? हाँ, 10⁻1, हाँ 10⁻1। बात समझ में आया? तुझे समझ में आया क्या? तेरा बुक कहाँ है? देखो इधर, देखो बेटा, इधर देखो, इधर बुक लाओ। सर, तुम बोलोगे? हाँ बोलो सर। ये क्वेश्चन पे ना, हाँ रेडियो हाँ, तो लिखा है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन की शुरुआत में ही बोला। हाँ, कॉमन सेंस से। तो ये रेडियो वेव में कैसे आया? देखो, 10⁻0 माने 1, और ये 10⁻2, तो ये 10⁻3 होगा ना, माने 1000। 1 to 1000 के बीच में आया ना, 200 तो 1 to 1000 रेडियो वेव में, ठीक है ना। बात समझ में आया जस्टिन? ओके, डन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। डू इट फास्ट, मैं कॉपी चेक करूंगा। प्लीज डू फास्ट, डू फास्ट। हमें बहुत सारे स्लाइड्स कंप्लीट करके घर जाना है। घर नहीं जाना है तुमको? नहीं जाना है क्या? देखो 8:30 बज रहा है। इमरजेंसी लग गई, SOS। ओ, इमरजेंसी तुम हमेशा सामने रखती हो ना, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। दुश्मन बड़े पड़े। हाँ मतलब दुनिया में। अच्छा हाँ, बोलो। नहीं बोलो, मैं सुन रहा हूँ। 2 बार करने से इमरजेंसी लग जाता है? मेरा तो 2 बार किया, उसके ऊपर बैठ जाने से भी वो इमरजेंसी नहीं लगता। तुम्हारा सिर्फ 2 बार क्लिक करने से ही इमरजेंसी में लग जाता है। अच्छा, ये मेरे साथ आया ना। उत्तरी, तुम यार छाता चोरी करने में ध्यान में हो क्या? हाँ, सुंदर है क्या? दिखाओ दिखाओ। इस छाते में तो मेरा शायद एक शोल्डर भी नहीं, मतलब ढकेगा। कुछ बड़ा सा छाता। अच्छा नहीं, सही है, सही है, समझ रहा हूँ। फूल भी है ना छाते में, छाता फूल उगाता है जब बारिश आती है।
क्या कर रही है वो? तुम लोग देख देख के उठा ले रहे हो क्या? प्रेरणा तुम नहीं कर पा रही हो? तुम नहीं किया? कहाँ है तुम्हारा आंसर? ये है 400 नैनोमीटर। और 750 वाला कहाँ है? 750 दो है ना? 400 का नहीं हुआ है अभी तक। तो करो तुम। सो यहां पे क्या लिखा है? हेलो जस्टिन, जस्टिन, गिवन में क्या लिखा है बेटा? दो वेवलेंथ दिया गया है। देखो, एक है वायलेट का जो है 400 नैनोमीटर, और दूसरा है येलो का है क्या, सॉरी रेड का 750 नैनोमीटर। किसी को कोई डाउट? हाँ। और क्या पूछा है स्नेहाल यहाँ पे? एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी माने फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट निकालना है और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड निकालना है। स्नेहाल निकाल पाएगा? निकाल पाया? तुम लोगों का हुआ क्या? नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है बेटा? बेटा तुमको ये निकालना है ना, इधर देखो सॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है ना? सी बाई लैम्डा होता है ना? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट विल बी सी बाई लैम्डा ऑफ वायलेट। तो क्या आएगा? 3 × 10⁸ है ना? है ना? और लैम्डा ऑफ वायलेट क्या है? 400 नैनोमीटर। 400 × 10⁻⁹ मीटर। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ये सुन लो, हम इस नैनोमीटर को 400 × 10⁻⁹ मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम इस 750 नैनोमीटर को 750 × 10⁻⁹ मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सही है? तो इसको फिर बाद में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अगर 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7.5 आएगा। हाँ, 7.5 × 10⁸ 8 9 कितना हो जाएगा? 8 9 17 हो जाएगा। 2 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और क्योंकि हमने एक पॉइंट उधर लाया तो उस 15 को हम क्या करेंगे? 14 लिखेंगे। ये सुनो, ये सुनो, खत्म। अब देखो, दिस कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमको ये कैलकुलेशन करना नहीं आता है, अगर नहीं आ रहा है, तो एक काम करूंगा मैं घर में ऐसा कैलकुलेशन का वो एक दे दूंगा, एक नोटशीट दे दूंगा, और तुम घर में बैठ के सिर्फ कैलकुलेशन ही करते रहना। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुमको ऐसा कैलकुलेशन चाहिए होगा बहुत ज्यादा। सिमिलरली न्यू रेड क्या आएगा स्नेहाल? सी बाई लैम्डा रेड। ये सुनो, सी क्या है? एक्चुअली आज मेरे साथ कुछ चीजें हुआ है जिसके बाद में ना मेरे माइंड में सिर्फ वो थॉट प्रोसेस चल रहा है। हाँ, वो मैं बोल रहा हूं ना, आई एम नॉट एबल टू लाइक फोकस। माइनस क्या आएगा? 9 मीटर कट जाएगा ना? हाँ। अब इसको डिवाइड करने में के लिए तुम अपना सब बलिदान मत दे देना। क्या होगा? नहीं, सब अपना सब, मतलब बच्चा क्या करता है ना, इसको मैं बोल रहा हूं ना, इसको डिवाइड करने के लिए ना जान दे देंगे, मैं बोल रहा हूं। हाँ, तो जान नहीं देना है। 3 को काटोगे तो कितना आएगा? 250। ठीक है ना? तो क्या आएगा? 1/250 इंटू 10⁻, कितना आ रहा है? 8 9 17। जस्टिन बात समझ रहा है बेटा? जस्टिन समझ रहा है? हाँ। जस्टिन पता नहीं क्यों जब भी मैं तुझे बोलता हूँ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, फिर तू बोर्ड में एक बार अच्छे से देखता है, फिर तू मुझे बोलता है हाँ समझ रहा हूं। ठीक है, शायद ये भी कोई नया तरीका है। एनीवेज, अब हम इसको क्या करेंगे? देवोलीना तुमने क्या खिचड़ी बनाया? तुम थोड़ा दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा? सर वो 7.5 क्या फिर 10⁻⁻⁶ 7.5 तुमको कहाँ पे मिला? अच्छा, वो हाँ उधर। फिर 3 को 7.5 से डिवाइड किया। अरे नहीं करना पड़ता इतना,
देखो इधर सुनो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1000 बाई 250 इंटू 10⁻14? लिख सकता हूं मैं कि नहीं लिख सकता? आप इसको काट दो तो 4 आ जाएगा, खत्म। बात समझ रही हो बोले ना? इसलिए बोलता हूं ना, थोड़ा सा आलसी बनो, और आलसी बन के कैसे काम थोड़ा इजीली हो जाए वो देखेंगे, है ना? देवराज बोल रहा था, कॉमन सेंस की बात है ये, रेडियो वेव है, क्या तुम इधर उधर का इधर उधर देख रहे हो? हाँ, बात तो सही है। अच्छा, आज इतने कम बच्चे क्यों आए हैं उदित? आज इतने कम लोग क्यों आए हैं? कल मैथ्स एग्जाम है इसलिए। नाइस नाइस। हाँ हाँ, सिर्फ उनका ही एग्जाम है, तुम्हारा नहीं है। हाँ, अब एक काम करो, हेलो हेलो, आप तुम ये वाला निकालो, इसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालो, जल्दी निकालो। आर्मस्ट्रॉन्ग है ए के, अरे आर्मस्ट्रॉन्ग है ए के ऊपर तुम्हारा केमिस्ट्री का मार्क। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग का सिंबल पता है ना? बोले ना, ए के ऊपर केमिस्ट्री का मार्क। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इजिकल टू कितना है पाकिजा? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इजिकल टू कितना है? सिर्फ इधर उधर कॉपी को 10⁻⁻10। वेरी गुड, 10⁻⁻10। तो तुम देखो इधर, नाम क्या है तुम्हारा? आयुष। आयुष, यहां पे मुझे क्या दिया गया है? ये क्या दिया गया है आयुष? वेवलेंथ दिया गया है। वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा तो तुम लोग शायद बोल नहीं पाते हो, ऐसे ऐसे क्या जो दिखाते रहते हो मुझे, हे भगवान। मैं किसी दिन सुसाइड कर लूंगा, मैं बोल रहा हूं। लैम्डा बोलो, ये सब दिखा रहा है मुझे। बचपन में हम ऐसे एक ताराबत्ती जलाते थे, पता नहीं तुम लोग क्या बोलते हो इसको, हम तो ताराबत्ती ही बोलते हैं। ताराबत्ती जला के उसको ऐसे 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 वो सब करते थे। हाँ हाँ, वो क्या बोलते थे ताराबत्ती को? ताराबत्ती बोलते हो? हाँ ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? फुलझड़ी? नहीं नहीं, फुलझड़ी तो वो वाला है ना, तुबड़ी तुबड़ी। ये फुलझड़ी है, तो तुबड़ी को क्या बोलते हैं? अनार 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 बोलते हैं। हाँ, वो चरखा होता है, एक अनार होता है। हाँ सही है। इधर देखो, कभी कभी तुम्हारे साथ बम 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 फोड़ते हुए तुम्हारे साथ कभी कोई हादसा हुआ है? तुम्हारे साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ है, और मेरे हाथ में वो बम फूटा जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। गैस करो कौन सा बम मेरे हाथ में फूट सकता है? एग्जैक्टली, रॉकेट फूटा मेरे हाथ में। कैन यू बिलीव? इस जगह का स्किन देखो और इस जगह का स्किन देखो, देख रही हो? थोड़ा सा ये डिफरेंट है ना? हाँ, यहाँ पे रॉकेट फटा था यार, रॉकेट फटा था मेरे हाथ में। फटने के बाद पता है सबसे पहला काम मैंने क्या किया? मम्मी से छुपाया। एवरीबॉडी यूज्ड टू डू इट। बचपन में जब भी कहीं पे तुमको चोट लग जाता था, सबसे पहला काम क्या होता था? घर वाले से छुपाओ यार। क्या घर वाले थे यार, अभी सोचता हूँ यार, क्या घर वाले थे, उल्टा पीटते थे यार अगर कुछ हो गया यार। क्या था ये सब? हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा? कुछ नहीं हुआ है? मतलब चोट लग गया तो ये डर कि अभी घर वाले पीटेंगे तो उस चोट को छुपाओ। हाँ, ये मतलब क्या नॉनसेंस था ये। एनीवेज, हेलो, लिसन। सो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूं 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर? लिख सकता हूं? हाँ, तो अब क्या निकालना है? वेव नंबर एंड बी फ्रीक्वेंसी। तो क्या क्या निकालना है?
ए वेव नंबर ये निकालना है और बी फ्रीक्वेंसी न्यू ये निकालना है। ये दोनों निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला? मनदीपा क्या फॉर्मूला है बेटा? वेव नंबर का क्या फॉर्मूला है? वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। ये देखो 1/λ, और लैम्डा का वैल्यू है क्या तुम्हारे पास? मनदीपा इधर देख, हाँ है ठीक है लैम्डा का वैल्यू है। तो लैम्डा का वैल्यू हम बिठा देंगे 1/5800 इंटू 10⁻। प्लीज भगवान के वास्ते चुप हो जाओ प्रेरणा, इधर देखो बेटा भगवान के वास्ते थोड़ा चुप हो जाओ। इसका आंसर क्या निकल रहा है? हाँ बोलो। अरे दूर 1/न्यू बार 1/λ है। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ है। ओए न्यू बार मैंने गलत लिख दिया क्या? वो c/λ क्या बोल रही है? हाँ तो न्यू होता है। हो गया तुम्हारा? ये दिखाने के लिए तुम मुझे बुला रहे हो। इसका आंसर देखो तो डायरेक्ट बिठा देंगे, कैलकुलेट करेंगे नहीं। सर वो कैसे करते हैं वो 1/7? देख इधर देख, हो गया हो गया क्या? हो गया। इतना मत हंसो यार, तुम लोग इतना क्यों हंसते हो यार? हाँ बोल भाई। ये फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन सिंपल तो सही है। उसने गलत किया है बेटा, अगर वो, हाँ बुक ने गलत किया है। हाँ अब सही है, अब सही है। अब सुनो, हेलो, अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं? देवोलीना, ये 2 0 कट जाएगा, ये 10⁸ हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा, है कि नहीं है? हाँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इंटू 10⁶, ये 100/58 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? 2 से काटूंगा तो कितना आएगा? 29 50, है कि नहीं है? अब 29 से 50 को अगर तू डिवाइड करेगी तो 1.7 कितना आ रहा है? 1.724 इंटू 10⁶ क्या आएगा? यूनिट क्या आएगा? मीटर इनवर्स आएगा। वेव नंबर है ना, मीटर इनवर्स आएगा। कि समझ में नहीं आ रहा है? जस्टिन समझ में आ रहा है? हाँ, अभी जस्टिन पहले ही बोल दिया हाँ आ रहा है यार, छोड़ यार तू, ये इससे क्या बात करूं मैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, फिर क्या निकालना है? ये न्यू निकालना है। न्यू इज इक्वल टू c/λ, ठीक है ना? अब सुनो, ये हेलो सुनो, अब फिर से c का वैल्यू अलग से बिठाएंगे और न्यू का, लैम्डा का वैल्यू अलग से बिठाएंगे। ऐसा क्यों करें? ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या इसको लिख सकते हैं? c इंटू 1/λ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? c का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸, और 1/λ का वैल्यू ही तो है न्यू बार, है ना? वो वैल्यू कितना था? 1.724 इंटू 10⁶। तो कर लो इसको मल्टीप्लाई, 10⁻14 आएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 24 कितना आता है? 72, 3 17 जा 51। तो ये आएगा तुम्हारा आंसर। बात समझ में आ रहा है? इसका यूनिट क्या आएगा? पार्ट सेकंड आएगा। वो फ्रीक्वेंसी है, उसका यूनिट पार्ट सेकंड आएगा। कोई है जिसको समझने में तकलीफ हो रहा है? नहीं हो रहा है? बहुत बढ़िया। हम नेक्स्ट में जाए? नहीं जाए? अरे क्या लिखना है घर में जाके लिख लेना, घर में जाके लिख लेना। घर में बहुत टाइम मिलता है ना, मोबाइल कम चला के ये लिख लेना। अभी देखो ये क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन को करो, जल्दी करो, हमें घर भी जाना है, पड़ोसी चले गए, अभी हमें जाना है। ठीक है, बेटा तुमको समझ में आ रहा है क्या? यहाँ ये समझ नहीं है। कौन सा?
अभी यार कैलकुलेशन समझ में नहीं आया क्या? ये चीज समझ में नहीं आया। ये तो आ गया, लेकिन ये एक लाइन में कैसे चला गया? ये तो अरे ये सी का वैल्यू है ये वाला, हाँ, और ये समझ 1 बाई लेमडा का वैल्यू है ये वाला। ये ओ, कहाँ से मिला मुझे? ओ, ये कहाँ से मिला? न्यू बार इजकल टू 1 बाई लेमडा ना, यही तो मिला था ओ, ना। मतलब मिल गया। हाँ तो मिला। क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। अच्छा एक चीज तुम लोग और एक लिख लो, हाँ इससे तुम लोगों को फायदा होगा। कहा था हमारा, हाँ हाँ हाँ, वो अच्छा लिखा है तो न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार लिखा था ना। हाँ मधुपर्णा, मधुपर्णा करो इसको, अभी करना है कि घर में? ओए ये तो अभी किया तो, ओए हेलो 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 हेलो, सुनो सुनो सुनो, ये अभी मत करो, यही तो किया हमने। फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकाला ना अभी, अभी निकाला ना। पहले कितना था? 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर है ना, और पहले था 5800 इंटू 10⁻⁻10। बात तो सेम है ना, तो पूरा सेम टू सेम है, ठीक है ना, करने की जरूरत नहीं है। तुम इसको करो, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो प्लीज, थोड़ा जल्दी ध्यान दो। क्या कर रही हो बेटा, हंस क्यों रही हो? नहीं इतना हंसी क्यों आता है, बोलो बोलो मुझे। हाँ मधुपर्णा इतना हंसती क्यों हो? मेरा एक्सेंट, अच्छा वो एक्सेंट मैंने कहाँ से देख देख के सीखा है पता है? एक YouTube पहले मैं उसका चैनल बहुत देखता था, शायद उसका देख देख के मेरा एक्सेंट ऐसा हो गया। वो इसको थोड़ा सा जूम करना है। अच्छा कहाँ पे गुम हो गया ये? अभी दिख रहा है तुमको बेटा? हाँ वो बेसिकली एक गेमर है। हाँ अभी वो नाम तो भूल गया मैं उसका, वीडियो भेजूंगा, उसका वीडियो भेजूंगा। वो बात ऐसे करता है अभी मतलब क्या बात करता है यार, इतना मजा आता है उसका बात सुन के। अभी ना मुझे उसके ऊपर चढ़ना होगा, मतलब पूरा बच्चे जैसा एक एक्सेंट में वो बात करता है। हाँ उसका जैसा मैं वो सीख लिया बेसिकली थोड़ा बहुत। पहले पहले मेरा भी ये ऐसा कुछ, कैसा एक्सेंट लगता है मेरा? ये बच्चे जैसा लगता है क्या? नहीं बोलो बोलो। टॉन्ट जैसा लगता है? टॉन्ट नहीं, टॉन्ट पे मारता हूँ क्या कभी? मैं कभी टॉन्ट नहीं मारता। मैं कभी टॉन्ट मारता हूँ पाकीज़ा? नहीं मारता ना। हाँ बात तो सही है, नहीं बोलो। हाँ 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 पाकीज़ा नहीं करोगी ये? हाथ में दर्द हो रहा है, लेकिन तुम तो राइट हैंड से लिखती हो पाकीज़ा, लेफ्ट हैंड में क्यों दर्द कर रहा है? ऐसा होता है कि राइट हैंड से लिखने में लेफ्ट हैंड दर्द करता है, अचानक से हाथ दर्द करने लग जाता है। नहीं नहीं नहीं, मतलब दिस इज ए वेरी स्पेशल मेडिकल केस, यू नो, मतलब आई हैव नेवर हर्ड। अच्छा अच्छा ठीक है, रेस्ट लो पाकिस्तान, रेस्ट लो। हो गया तेरा? हाँ हो गया, अच्छा प्रेरणा हो गया। क्या लिख रही हो बेटा? टी दिया हुआ है तुमको, फ्रीक्वेंसी निकाल रही हो, वेरी गुड, करो जल्दी करो। ना 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 ऐसे नहीं होता है, ऐसे क्या कर रही हो, ऐसे नहीं होता है। लिखो लिखो 10 इंटू 10⁻⁹, 10 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2। बात समझ रही हो ना? हाँ आप काटो। हाँ वेरी गुड, इधर दो। नीचे का 2 कहाँ चला गया तुम्हारा? हाँ तो काटो अभी, हो गया ना। 5 इंटू 10⁻⁹। जस्टिन पर सेकंड या फिर हार्ट लिख लेंगे। जस्टिन दिखाओ। हाँ बेटा आ रहा हो, एक सेकंड। सीटी, हाँ वेरी गुड जस्टिन, वेरी गुड वेरी गुड जस्टिन। और एक निकालना था ना, वो नहीं मिल रहा है। वेव नंबर, वेव नंबर। हाँ बेटा बोलो। न्यू इजिकल टू न्यू इजिकल टू सी बाई टी, न्यू इजिकल टू सी बाई टी, ये तुमको कहाँ से फॉर्मूला मिला? हाँ बेटा तुम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रही हो? सी बाई टी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सी इंटू टी होता है।
ठीक है, अद्रिजा दिखाओ क्या कर रही हो। हाँ गलत लिख दिया, लास्ट वाला अरे ठीक है कोई बात नहीं है, पहली बार थोड़ी लिख रही हो गलत। हाँ वेरी गुड, ये क्या कर दिया तुमने। लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, सी कितना है 3 × 10⁸। ओ 3, तुम कुछ तो गलत कर रही हो बेटा। हे भगवान, तुम क्या घर से क्या पान खा के आई हो क्या। ये 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है ना। हाँ 5 × 10⁹ होता है ना। हंस क्यों रही हो। हाँ बोलो, तुम भी बोलो, क्या क्या नहीं पता। कुछ तो तुम लोग कर तो रहे हो यार, क्या जो कर रहे हो। 8 - 10 18 हो गया। हाँ इंटू होने से प्लस होगा ना, -2 होना चाहिए था ना, उल्टा ही लिख दोगी। तुम्हारा हुआ क्या। लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, सही है। सी कितना है 3 × 10⁻, सही है। न्यू तुमको 5 × 10⁹ मिला। ये तुमने क्या अनहोनी कर दी। 3 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो लिखो, किसका इंतजार कर रही हो। ये देखो तुमने ये काट दिया, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा 3 को एक 0 लगा देंगे और 5 इस पे भी एक 0 लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा ना, 6 आ जाएगा ना। तो 6 × 10⁻²मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, हो गया हो गया। आयुष देवप्रीतम हो गया, सही है वेरी गुड। ये बोलो अब मधुपर्णा क्या कर रही हो, इसको क्या करो। ये री, हाँ सही तो है, सही है सही है। अच्छा एक बात बताओ, सबका वेवलेंथ कितना आया, वेवलेंथ कितना आया सबका। 6 × 10⁻² मीटर आया, आया सबका आया, ये आया, ठीक है ठीक है। फ्रीक्वेंसी सबका 5 × 10⁹ आया, ये आया सबका आया, ये सही है सही है। अब वेव नंबर सबका कितना आया है। आवाज आ रहा है, कोई बच्चा मूत देगा तुम लोगों का आवाज सुन के। बच्चे को पहले मम्मी लोग जब रात को सुसु कराने जाते थे उसको बिठा के करता था, वो भी समझ जाता था कि शायद शी कर रहा है, अब शायद मुझे भी शी करना होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो यार। क्या है इसका आंसर। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, मैं करता हूं। हो गया। हाँ 1/λ भी लिख सकते हैं। होगा 1/λ भी लिख सकते हैं। इश मेरा सिर फट जा रहा है रे, तुम लोग तो बड़े डेंजर लोग हो यार।
मैं समझ गया यार, मैं समझ गया, नहीं मैं समझ गया। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, हेलो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्या हो गया? नहीं हुआ है वो पहला वाला? हो गया है। इस क्वेश्चन में हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शोन इन फिगर 2.2, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। देखो बोला था ना, वेवलेंथ क्या होता है? एक कंप्लीट वेव। स्नेहल, यहां से यहां पे होगा ना एक कंप्लीट वेव, ये होगा ना एक कंप्लीट वेव। हाँ देखो, एक जाके खत्म हुआ। अगर ये 2.16 है तो ये वाला वैल्यू भी 2.16 होगा, ठीक है ना? अगर ये डबल ऑफ 2.16 है, माने टोटल कितना हुआ? 4.32 हुआ, तो ये भी 4.32 होगा। तो टोटल वेवलेंथ कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ 2.16 पिकोमीटर, ये कि नहीं है? इसका 4 गुना, 1 2 3 4, 4 डिवीजन, तो कितना आएगा? 8.64 पिकोमीटर। सही है? हाँ, ये देखा देखा लग रहा है, आज सुबह देखा था ना। हाँ, मैं समझ गया तुम लोगों का फिजिक्स मैथ्स क्या है, कैसा चल रहा है, मैं समझ गया। डन। नेक्स्ट, वो हम बाद में देखेंगे बेटा। ये करो, जल्दी 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 मिलाओ मिलाओ। अरे करना नहीं है, मिलाना है, मिलाना है। अच्छा, यहां पे सबसे ज्यादा, सुनो कैसे मिलाना। अरे यार सुन, ये बुक से देख के नहीं मिलाना है। यूवी, एक्स, लॉन्ग रेडियोवेव, माइक्रोवेव, किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? हाँ, एक्सरे का सबसे ज्यादा है ना, एक्सरे, उसके बाद यूवी आ रहा है, उसके बाद विजिबल, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियोवेव। तो एक्स का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। यहां पे सबसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका है? सी कहां से दिख रहा है रे तुझे रे? सही है, सही है। हाँ, नेक्स्ट यूवी, यूवी उसके बाद का फ्रीक्वेंसी आएगा, तो किसका? उसके उससे थोड़ा कम है इसका। अब माइक्रोवेव और लॉन्ग रेडियो वेव का सबसे कम है, ठीक है ना? तो सबसे कम किसका है? ये है। और माइक्रोवेव का, ठीक है, मैच कर लिया हमने। हाँ, अब और सुनो, अब जिन जिन को ये क्वेश्चन आता है वो लोग जा सकते हो, और जिन जिन को नहीं आता है वो रुक जाओ। हाँ, लेकिन क्वेश्चन एक लाइन में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? ज्यादा लंबा नहीं है। चला जाना है, चले जाओ। अच्छा देखोगे? इसका आंसर 500 है? क्या बात कर रहे हो? इसका आंसर बोल रहे हो कि किसी चीज का कीमत बोल रहे हो? हाँ, क्या आता है? क्या बोल रहा है वो? क्या बोलना क्या चाह रहा है वो? हाँ, यूट्यूब में यूवी यूवी यूवी, अच्छा नहीं पता मुझे, मैं देखूंगा अभी। सुनो, ये सुनो, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव एब्जॉर्ब लाइट, फ्रीक्वेंसी, ये वाला फ्रीक्वेंसी दिया गया है तुमको स्नेहल। क्या है फ्रीक्वेंसी? 4.62 इंटू 10⁻14। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन नैनोमीटर, ठीक है ना? विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू? तो मुझे गिवन क्या दिया गया है पाकिजा? ये क्या दिया गया है? ये क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी। सो लैम्डा इज गिवन 4.62
इंटू 10⁴ हर्ट्स। ठीक है, डन। अच्छा, उसके बाद कैलकुलेट वेवलेंथ। तुमको क्या निकालना है? आई एम सॉरी, कैलकुलेट क्या करना है? वेवलेंथ निकालना है ना? हमें क्या पता है वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? सी बाई न्यू। सी कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये कितना है? 4.62 इंटू 10⁻14 क्या है? पर सेकेंड। पर सेकेंड कट जाएगा, क्या आएगा? 1.54 क्या आएगा? 10⁻⁻6 बाई 1.54 मीटर आएगा ना? सही है ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको? 1000 इंटू 10⁻⁹। 3 जीरो इधर बढ़ा दिया तो 3 निगेटिव कर दिया ताकि बैलेंस आउट हो जाए। 1.54 तो आया आंसर कितना आया? समथिंग नैनोमीटर। 10⁻⁹ मीटर तो नैनोमीटर ही आएगा ना? तो 1000 बाई 1.54 कितना आता है? कैलकुलेटर मारो जल्दी मारो। 500 तो नहीं आएगा बेटा, सुन ले। 2 होता तो 500 आता, ये 700 के करीब आएगा कुछ, 700 के करीब कुछ आएगा। 649 नैनोमीटर आ रहा है। 649 नैनोमीटर। 649 नैनोमीटर विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में घट रहा है? विजिबल में। किसने बोला है तुझे अप्रोक्सीमेट लेने के लिए? और अप्रोक्सीमेट सुन, ये तुम लोगों को अप्रोक्सीमेट अगर लेना नहीं आता तो तुम लोग मत लो अप्रोक्सीमेट। तुम लोग अप्रोक्सीमेट के चलते करोड़ों का नुकसान कर दोगे अगर तुम लोग सरकार में चले गए। कितने में आया? रिफ्लेक्शन में आया? मेरी बात सुनो भाई, सुन। तुझे अगर 1.54 को अगर तुझे 2 दिख रहा है, दैट मीन्स तुझे 154 को 200 दिख रहा है। दैट मीन्स 1540 को 2000 दिख रहा है। तू 1540 और 2000 में अंतर समझ रहा है? बहुत अंतर है, अराउंड 500 का अंतर है, 1/3 ही अंतर है। अप्रोक्सीमेशन ऐसे नहीं लिया जाता है भाई कि किसी को भी मैं कुछ भी डाल दूंगा। लेकिन अच्छा ठीक है, वो तो तेरा सही आया कि तूने विजिबल में पकड़ लिया, वो तो तुझे 1 मार्क तो मिलेगा और उधर से और आधा मार्क मिलेगा। ठीक है ना? तो आधा मार्क लेकिन तेरा कटेगा। ठीक है, अब सुनो बात को। हेलो, ये किस रीजियन में आता है? विजिबल में। तुम कैसे समझ लिए? विजिबल का रेंज क्या होता था? 380 टू 760 नैनोमीटर होता था ना? हाँ बेटा, याद है? नहीं है? याद है? 380 टू 760 नैनोमीटर होता है। तो ये 649 में आया। गैस कर सकते हो इसका कलर क्या होगा? ग्रीन, रेड होगा, ऑरेंज होगा, मुझे लग रहा है ऑरेंज रेड होगा इसका कलर। बात समझ रहे हो ना? ऑरेंज रेड होगा क्योंकि ये क्लोजेस्ट टू तुम्हारा रेड है। ठीक है, और यही कारण है कि जब रात में वो क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर किया जाता है, तो वो जो ट्यूबलाइट वो जो बल्ब होता है ना, वो बल्ब जला के रख देते हैं, वो येलो ऑरेंज लाइट देता है। अगर तुमको समझ में आ गया है तो क्लास यहाँ पे खत्म है।